नया हेडिंग दीजिएगा, फिर कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे उसी पर। एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन with linear velocity. हेडिंग दीजिए। चलिए, जब कभी लगे कि ठंड आज बहुत ज्यादा है, उस दिन ज्यादा क्लास होगा। ठीक है, आज ठंड थोड़ा ज्यादा है, 1:30 बजे तक पढ़ेंगे फिजिक्स। ठीक है, और फिर 1:45 से पढ़ेंगे 4 बजे तक मैथ। ठीक है, तुम भी क्लास मैथ्स मिस कर दिया? हाँ, आ रहे थे, 8 बजे तक आ ही रहे थे। सोचिए, टीचर आके क्लास ले लेते हैं और आपको आने में दिक्कत होती है, और जब एक क्लास के लिए रोका गया तो कितना छटपटाहट तेजी से हो रहा था। हो रहा था ना? नहीं हो रहा था? ऐसे मत देखो, डर लगता है हमको। ठीक है, टेस्ट देने के लिए छटपटा रहे थे। चलिए, एक विद्यार्थी है जो बोल रहा कि नहीं सर, एक दिन भी मिस हो जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा। एक सप्ताह की छुट्टी पर है, उत्कर्ष पांडे। ठीक है, बताइए, डुअल माइंडसेट नहीं, ट्रायल माइंडसेट के साथ जी रहे हैं आप लोग। पता ही नहीं कि हम हैं क्या, करना क्या है हमको। चलिए, हेडिंग दे दिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से समझिएगा। क्रॉस प्रोडक्ट का यूज आएगा और हम लोग समझेंगे सिंपली। एंगुलर वेलोसिटी, यदि मान लीजिए कोई पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब रोटेट कर रहा है, तो उस केस में हम लोग उसको प्योर रोटेशन कह सकते हैं। प्योर रोटेशन बेसिकली किसको कहते हैं? यदि कोई पार्टिकल या मतलब यदि बॉडी सिस्टम ऑफ पार्टिकल किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट एक फिक्स एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं उस बॉडी के, वो सारे पार्टिकल एक पर्टिकुलर रेडियस के साथ एंगुलर स्पीड वही, एंगुलर वेलोसिटी वही अचीव कर रहे हैं, तो ऐसे मोशन को हम प्योर रोटेशनल कह सकते हैं। ठीक है, सिमिलर, जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन पे है, तो वो बॉडी का स्ट्रेट लाइन मोशन में जितने भी पार्टिकल हैं उस बॉडी के, उस स्ट्रेट लाइन मोशन में उसके पास सेम वेलोसिटी है सारे पार्टिकल्स के पास, तो हम कह सकते हैं कि प्योर ट्रांसलेशन मोशन है। कह सकते हैं कि नहीं? मान लीजिए कार है, कार में 4 लोग बैठे हुए हैं, तो कार एक कंप्लीट बॉडी हो गया और 4 लोग वो अलग अलग पार्टिकल्स हो गए मान लीजिए, तो चारों पार्टिकल्स के एक फिक्स वेलोसिटी है। जब कार मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, तो एक फिक्स वेलोसिटी से जा रहा है, तो कार का जो वेलोसिटी है वो चारों पर्सन का वेलोसिटी है, होगा ना? और यानी चारों पर्सन का, चारों लोगों का या 4 पार्टिकल्स का सेम वेलोसिटी है, तो हम कह सकते हैं कि वो प्योर ट्रांसलेशन मोशन है। कह सकते हैं ना? उसी तरह यदि कोई रिजिड बॉडी है और उसके जितने भी पार्टिकल हैं वो फिक्स एक्सिस के अबाउट अलग अलग रेडियस पर हैं, तो उसके अबाउट यदि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है उसका, तो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी प्योर रोटेशन में है। अब एक जनरल मोशन क्या होता है जिसमें कि रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों होता है। जैसे साइकिल का व्हील, जब आप साइकिल चलाते हैं तो व्हील घूमता भी है, ट्रांसलेट भी करता है। तो यदि सेंटर ऑफ मास मोशन कर रहा है या सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वो प्योर रोटेशन नहीं हो सकता। समझ गए? प्योर रोटेशन में सेंटर ऑफ मास अपने एक्सिस पे रहेगा, अपना सेंटर पॉइंट पर, वो डिस्प्लेस नहीं करेगा उसके आसपास के वो जो सेंटर ऑफ मास पे जो पार्टिकल है, और यदि वही एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो उस सेंटर ऑफ मास पे जो भी पार्टिकल होगा वो रेस्ट में होगा। क्यों रेस्ट में होगा? क्योंकि रेडियस उसका 0, v बराबर आर ओमेगा, तो v 0 क्योंकि r 0। समझ गए? वही चीज हम लोग यहां पर अभी समझेंगे भी। तो जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम कोई आर्बिट्री शेप का एक बॉडी लेते हैं। मान लीजिए आर्बिट्री शेप का हमने एक बॉडी लिया जिसका मास कैपिटल एम है। ठीक है, कैपिटल एम मास हो गया इसका। ध्यान समझिएगा अभी। और मान लेते हैं कि इसका कोई एक पार्टिकल सेंट्रल एक्सिस है ये,
ठीक है। और मान लेते हैं, सपोज करें कि हम कोई यहां पर एक पार्टिकल, ये पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट को हम सी कह रहे हैं और उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास को हम ओ कह रहे हैं। ओ पॉइंट सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए ज्योमेट्री का सेंटर ऑफ मास ओ पॉइंट पर है, ठीक है। और हम एक सी पॉइंट ले रहे हैं। सी पॉइंट का क्या फायदा है लेने का, उसका रीजन समझिए। यहां से मान लीजिए कि ये एक पोजीशन है जहां उस पार्टिकल का यदि ये जेड एक्सिस है और इस एक्सिस को हम यदि एक्स कह रहे हैं, तो इस साइड में यहां से ऐसे ये वाई होगा क्या, ठीक है, ये वाई एक्सिस होगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक मान लीजिए कि हम उसका रोटेशन जो हो रहा है उसका सर्कुलर पाथ बना रहे हैं। मान लीजिए पार्टिकल का सर्कुलर पाथ इस तरह से है, ठीक है। और यहां पर वो पार्टिकल है इनिशियली पी पॉइंट। पी पॉइंट पे जब टी बराबर 0 है तो वो पार्टिकल जो पी पॉइंट पर है और ऐसे ऐसे एन नंबर ऑफ पार्टिकल से ये कंप्लीट बॉडी बना है, तो हम कह सकते हैं कि ये पी पार्टिकल जो है मास ऑफ पी पार्टिकल, इसको स्मॉल एम कहेंगे और जो कैपिटल एम होगा वो एन एम पी होगा। समझ पाए इस बात को? मतलब एक पार्टिकल का मास कितना है, एम, एम पी, मतलब मास ऑफ पार्टिकल या मास ऑफ पॉइंट पी। उस पॉइंट पी पर जो पार्टिकल है उसका मास एम है और ऐसे एन नंबर ऑफ पार्टिकल से ये कंप्लीट बॉडी बना है। तो हम कह सकते हैं कि एन इंटू मास ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टोटल मास मिल जाएगा, ठीक है। अब हम इस पर्टिकुलर पार्टिकल की बात करें तो अभी यहां से ये दूरी को हम सी पी कह रहे हैं, तो इसको हम सीपी वेक्टर ले सकते हैं। सीपी वेक्टर क्यों ले रहे हैं कि आगे समझ में आएगा। जब ये पॉइंट पर पार्टिकल है और ये कंप्लीट बॉडी एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है, कंप्लीट बॉडी, ठीक है। तो इस पे जहां भी कोई पार्टिकल होगा, कोई भी पार्टिकल अलग अलग रेडियस पे हो, सब का एंगुलर वेलोसिटी सेम होना चाहिए, तभी तो प्योर रोटेशन मिलेगा हमको। और प्योर रोटेशन के केस में पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। तो इस डायरेक्शन में, अभी इस पॉइंट पे हम ध्यान दें तो ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन ओमेगा का होगा। एरो दे रहे हैं क्योंकि हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, देखिए एंगुलर वेलोसिटी है। जब हम लीनियर वेलोसिटी की बात करेंगे तो v की बात करेंगे। समझ गए? अब देखिए सिचुएशन क्या है, ये ओमेगा हो गया और ये कांस्टेंट होगा, तो इस पॉइंट पर ओमेगा क्या होगा, होगा उस पॉइंट P का ओमेगा ये होगा, क्योंकि ओमेगा का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स होगा। और आपको पता है, हम लोग डिस्कस भी किए हैं कि किसी भी पार्टिकल का, यदि ये रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट पर कोई भी पार्टिकल ले लीजिए, उसका एंगुलर स्पीड सेम होगा, ठीक है। तो यहां ओमेगा होगा। अब ये पार्टिकल, ये जो पोजीशन है ये बता रहा है सीपी। अब यहां से इस दूरी को हम ऐसे ले रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं आर। आर कहां, आर क्या है, तो आर है पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल P from center of mass of the rigid body, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी। चलिए, और एक वेक्टर हम और ले सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। पोजीशन वेक्टर इस तरह से एक लिया हुआ है, इस वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ओसी वेक्टर लिख सकते हैं। और इस आर वेक्टर को क्या हम लिख सकते हैं, ओपी वेक्टर लिख सकते हैं। अच्छा, ओ पॉइंट और सी पॉइंट में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? ओ पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और सी पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कंप्लीट बॉडी का। और सी क्या है? सेंटर है। हाँ, ये दोनों में डिफरेंस आपको ये समझना है। तो मान लीजिए सपोज करें कि यहां पर एक पार्टिकल हम ले ले, तो उसका सेंटर ऑफ जो ये सर्कुलर पाथ होगा उसका सेंटर यहां कहीं होगा, उसके एक प्लेन में होगा।
देखिए सर्कुलर पाथ जो फॉलो कर रहा है उसका ये प्लेन है, ये कंप्लीट प्लेन है, उसी प्लेन का सेंटर पॉइंट सी है, ठीक है। और आप देख पा रहे हैं, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा तो देखिएगा कि जो पी पार्टिकल सर्कुलर पाथ मोशन बना रहा है, सर्कुलर मोशन बना रहा है, जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उसका जो प्लेन है उससे परपेंडिकुलर है एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन, ठीक है। वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए यहां पे कोई पार्टिकल होगा, उसका अपना सर्कुलर पाथ होगा, उससे भी परपेंडिकुलर ओमेगा होगा। समझ पाए इस बात को? तो अब हम ओ पॉइंट कंप्लीट बॉडी का सेंटर ऑफ मास हो गया, और ये सी पॉइंट हो गया जो पार्टिकल पी हम ले रहे हैं उसका जो सर्कुलर पाथ है उसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो हमको पता है फ्रॉम वेक्टर एडिशन हम ये जानते हैं क्या, हम यदि लिखना चाहें हम इसको लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए? ओसी वेक्टर प्लस क्या लिखेंगे? सीपी वेक्टर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर लिख सकते हैं क्या? इज इक्वल टू आर वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, समझ गए। और हम लोग क्या पढ़ते आए हैं शुरुआत से, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्शन को हम सीपी वेक्टर कैप लिख सकते हैं, ठीक है। तो v इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। तो इन मैग्नीट्यूड v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें हम अभी थोड़ा सा अब जल्दबाजी नहीं करते हैं, थोड़ा समझ आगे बढ़ते हैं। पहले देखिए यहां पर जैसे मैग्नीट्यूड में इन मैग्नीट्यूड वाइज हम अभी रहने दें मैग्नीट्यूड। अरे रिकॉर्डिंग हो रहा है भैया, क्या तुम लोग भी फिर कहोगे कि रिकॉर्डिंग करके नहीं दे रहे हैं। समझे कितना बजे आ रहे हो? हाँ, उसके बाद आप सब लोग कहेंगे सबसे पहले फिजिक्स के मास्टर को हटाओ, समझ में नहीं आता है उसका पढ़ाई, है ना। कह नहीं रहे लेकिन कहने का मीनिंग तो होगा ही। फिजिक्स के मास्टर के हट जाने से आपका पढ़ाई बेहतर हो जाएगा। एक सप्ताह तो हम हट गए थे, क्या फर्क पड़ा। इसलिए डिस्टर्ब नहीं कीजिए, टाइम पे आइए, समझ गए। आइए यहां पर देखिए, तो इन मैग्नीट्यूड हम सिंपली मैग्नीट्यूड को भी अभी थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। आप हमको एक चीज ये बताइए कि जब पार्टिकल पी पॉइंट पे था और टी बराबर 0 पर कुछ देर के बाद यदि पार्टिकल का सर्कुलर पाथ जो हो रहा है वो टॉप से देखने पर क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज? टॉप से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज है। तो टी बराबर 0 पर यहां है, तो पार्टिकल मान लीजिए कि ये पोजीशन है, इस पोजीशन को पी डैश कह रहे हैं, ठीक है। और यहां पर टाइम टी बराबर टी लगा, तो पार्टिकल को पी से पी डैश जाने में जो समय लगा होगा वो मान लेते हैं टी लगा होगा, ठीक है। तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ होगा उसको हम डेल्टा थीटा कह सकते हैं, कह सकते हैं। पी से पी जाने में जो टाइम लगा, पी डैश लगा, वो कितना हो गया? तुम भी लिख के दिए हो ना एप्लीकेशन, याद करो उस दिन को जिस दिन तुम्हें लिख के दिया था। ये हो सकता है ये आपका जीवन का अंतिम क्लास हो जीवन में, ध्यान रखिएगा। मेरे क्लास में एकदम नहीं, किसी कीमत पे नहीं। आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन अपना फोन छोड़ के हम आए हैं, क्यों? समझ गए? ये सारा चीज रिकॉर्ड हो रहा है तो ध्यान रखिएगा। पिताजी को इतना ही क्लिप करके भेजेंगे। आइए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन हो रहा है, अभी खड़ा होकर पूछेंगे, छोड़ने वाले नहीं है हम। समझ लीजिए सब लोग, ये खत्म होने के बाद आपसे पूछा जाएगा, और जब दिन में तारे दिखेंगे तो बेंच पे खड़ा कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर, तो P से P डैश जा रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा ले रहे हैं, या फिर थीटा भी आप ले सकते हैं क्योंकि P पॉइंट पर 0 पे है थीटा, ठीक है। P डैश में जाने में थीटा एंगल लगा, ठीक है। तो आप हमको एक चीज ये कॉमन बताइए कि यदि पार्टिकल का टेंजेंशियल वेलोसिटी ले या फिर लीनियर वेलोसिटी ले, लीनियर वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी सेम चीज है, बस अंतर यह है कि टेंजेंशियल की बात हम तब करते हैं जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है,
उस मोमेंट ऑफ टाइम पर जब t बराबर 0 था तो पार्टिकल के पास जो स्पीड था, मतलब वेलोसिटी था, टेंजेंशियल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी, वो किस डायरेक्शन में था बता सकते हैं? एक्स वाई जेड किधर? पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस में है, एंगुलर वेलोसिटी जेड एक्सिस में है, वाई में होगा ऐसे इस पोजीशन पे, फिर अलग अलग पोजीशन से, जैसे सर्कुलर पाथ ऐसे है तो सर्कुलर पाथ पे हम इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं जो कि अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इस डायरेक्शन में होगा उस पॉइंट पर, तो पॉजिटिव जेड एक्स, पॉजिटिव वाई एक्सिस में, फिर थर्ड टर्न करेगा ऐसे आएगा, इस पोजीशन पे देंगे तो नेगेटिव वाई एक्सिस में होगा। तो इस पोजीशन पे यदि हम इस डायरेक्शन में पार्टिकल का वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करें तो ये इस वेलोसिटी को हम u कह सकते हैं, u, और जब इस पॉइंट पे आएगा तो ये उसका वेलोसिटी होगा जिसको हम v कहेंगे। समझ पाए? तो ब्लैक कलर से जो मैंने ड्रॉ किया है p पॉइंट पर u मतलब उसका इनिशियल स्पीड जो कि t बराबर 0 पे देख रहे हैं, और v पॉइंट पे जब हमारा p डैश पॉइंट पे आया तो उसका वेलोसिटी हो गया v, जो उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी है। यहां भी टेंजेंशियल है, वहां भी टेंजेंशियल है, लेकिन चूंकि मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, डायरेक्शन बदलेगा। ठीक है, मतलब u का मैग्नीट्यूड v के मैग्नीट्यूड के बराबर हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन चूंकि अलग है, इसलिए टेंजेंशियल वेलोसिटी p पॉइंट पर और टेंजेंशियल वेलोसिटी एट पॉइंट p डैश डिफरेंट होगा। ठीक है, सेम ही रूल वहां पे भी फॉलो होगा। कहां पर? जब पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे, सीपी वेक्टर, ध्यान से समझिएगा यहां पर जो लिख रहे हैं, सीपी वेक्टर का मॉड बराबर सीपी डैश वेक्टर का मॉड बराबर कितना? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। लेकिन डायरेक्शन सेम होगा क्या? तो इसीलिए हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन पी ओ से पी यानी सी से पी का जो पोजीशन वेक्टर है और सी से पी डैश का जो पोजीशन वेक्टर है वो अलग अलग है। इसलिए मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं? यू वेक्टर इज नॉट इक्वल टू वी वेक्टर। हाँ, यू वेक्टर का मॉड बराबर हो सकता है, कब होगा ये? हाँ, तो ये यूनिफॉर्म, याद कीजिए, सर्कुलर, याद है? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो बराबर होगा, और यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होगा तो ना ही मैग्नीट्यूड बराबर होगा और डायरेक्शन तो बराबर होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये बातें हो गई। तो अब आप समझिए कि अब हम बात कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट का। ध्यान से समझिएगा, हम लोग क्या पढ़े हैं? हम लोग सिंपली पढ़े हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, अब यदि हमको एक और तरीका है लिखने का, v बराबर आर क्रॉस ओमेगा लिख दें या v बराबर ओमेगा क्रॉस आर लिख दें। ठीक है, दोनों में हम कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए क्या करेंगे, वेक्टर v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस, अब हम लिखेंगे r। ठीक, तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r वेक्टर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? ओसी वेक्टर प्लस सीपी वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, हमको यह समझना है कि हम इन दोनों में से कौन सा फॉलो करेंगे। आप ऐसा समझ लीजिए कि क्यों हम इसको फॉलो कर रहे हैं। हम इसको फॉलो इसलिए कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, जेड एक्सिस में है ओमेगा, एक्स एक्सिस में है आर मतलब सीपी, तो ओमेगा हमको किधर चाहिए? वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी चाहिए, यानी कि v जो निकलना चाहिए वो वाई एक्सिस में निकलना चाहिए। तो यदि हम r क्रॉस ओमेगा करेंगे तो नेगेटिव आई हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? ओमेगा क्रॉस r करेंगे तो हमको v मिल जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग सही कह रहे हैं, इसको गलत कह रहे हैं, इसको आगे प्रूव भी कर रहे हैं हम लोग। तो ये डायग्राम, ये वाला एक्सप्रेशन समझ में आया? r की जगह पर ओसी प्लस सीपी लिख दिए। अब देखिए v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस ओसी वेक्टर प्लस ओमेगा क्रॉस सीपी वेक्टर।
जस्ट कम्युनिटी लॉ था जो हम लोग पढ़ चुके थे। क्लियर? अब आप ध्यान से देखिए कि v इज इक्वल टू ओसी वेक्टर। ओसी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? जेड एक्सिस है। ओमेगा का डायरेक्शन क्या है? जेड एक्सिस है। तो ओमेगा और इंटू ओसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहां क्या होगा? साइन जीरो। साइन जीरो होगा ना, और इंटू इसका के कैप। ठीक है, ये वेक्टर डिफाइंड हो गया। प्लस अब यहां पर ओमेगा सीपी, और यहां पर कितना एंगल होगा? साइन 90। और इसका हम देखेंगे, एन कैप ले रहे हैं अभी। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया? ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो गया। तो फाइनल हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा, फाइनल एक्सप्रेशन जो आएगा v इज इक्वल टू, ये टर्म तो जीरो हो गया, जीरो प्लस ओमेगा, और जो सीपी है हम क्या कह सकते हैं कि आर परपेंडिकुलर होगा। ये सीपी को हम क्या बोल रहे हैं? आर परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि आर वेक्टर का परपेंडिकुलर साइड ले रहा है वो। ठीक है, इसका यदि इस ट्राइंगल को फॉलो करें तो ये 90 डिग्री। यदि ये आप अल्फा ले रहे हैं तो मतलब थीटा ले, अल्फा ले, कुछ भी ले, तो अगर के लिए मान लेते हैं कि आप इसको अल्फा ले रहे हैं, तो इसके अनुसार आप यदि यहां पर लिखेंगे तो यहां पर इस सीपी को हम क्या लिख पाएंगे? सीपी बराबर आर साइन थीटा लिख पाएंगे? बोलिए। आ? और इसी को हम क्या बोलेंगे? आर परपेंडिकुलर कह सकते हैं, याद है? क्लियर है? तो इसलिए यहां पर हम आर परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं, और ये पूरे पूरे टर्म को आर परपेंडिकुलर हम कह रहे हैं। और एन कैप इस केस में क्या हो जाएगा? जे कैप होगा। ध्यान रखिएगा, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है रिजल्ट का। जैसे वेक्टर ए बराबर बी क्रॉस सी है, तो वेक्टर बी और सी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो ए बी और सी के परपेंडिकुलर होगा। समझ पा रहे हैं? अभी ओमेगा और आर परपेंडिकुलर, ओमेगा जेड एक्सिस में है, आर परपेंडिकुलर एक्स में है, तो उसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो वाई में है। इसलिए हम यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट फिर से रिवाइज करना है। ठीक है, तो अब यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली, v इज इक्वल टू ओमेगा और यहां क्रॉस आर परपेंडिकुलर। ये हमारा फाइनल रिजल्ट हुआ। ये वेयर ओमेगा क्या है? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी which is constant for each particle of system of particle। कह सकते हैं क्या? जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है मतलब रिजिड बॉडी है, उसका हर पार्टिकल का ये कांस्टेंट वैल्यू होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए v क्या है? तो ये है टेंजेंशियल और लीनियर वेलोसिटी of the particle which changes at different instant of time होगा। और आर परपेंडिकुलर इट इज, ध्यान से देखिएगा, इट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ टू द पार्टिकल। मतलब पार्टिकल जहां पर है
उसका सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ से पोजीशन वेक्टर, समझ गए। और ये आर क्या है, ये आर उस पार्टिकल का उसके सेंटर ऑफ मास से पोजीशन वेक्टर है। तो हमें यहां पर जो यूज करना है आर परपेंडिकुलर, आर नहीं, आर कुछ और रिप्रेजेंट करता है और आर परपेंडिकुलर कुछ और। हाँ, ये बात अलग है कि यदि सेंटर ऑफ मास ही उस सर्कुलर पाथ का सेंटर हो जाए तो आर परपेंडिकुलर ही आर बन जाएगा। वो उस प्लेन में जो पार्टिकल्स हैं उसके लिए फॉलो होगा, लेकिन उस प्लेन से यदि ऊपर होंगे या नीचे होंगे उसके लिए आर परपेंडिकुलर लेना होगा। समझ गए बात को, डिफरेंस। ये आर परपेंडिकुलर और आर का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए सपोज करें कि वो सर्कुलर डिस्क है, ये रिजिड बॉडी सर्कुलर डिस्क है, तो आर परपेंडिकुलर है, आर ही होगा। ये रिजिड बॉडी जिसका मास हमने एम लिया है आर्बिट्री शेप का, मान लीजिए कि ये डिस्क है, ठीक है। तो डिस्क का थिकनेस निग्लिजिबल मानते हैं हम लोग, तो ये ओ सी पे आकर के मर्ज हो जाएगा। यदि रिंग है, ठीक है, तो रिंग में क्या होगा, ओ सी के वही होगा, ओसी वेक्टर जीरो हो जाएगा। तो ओसी वेक्टर जीरो हो जाएगा तो सीपी वेक्टर ही आर वेक्टर हो जाएगा। समझ पाए, यदि ये ओ पॉइंट शिफ्ट होने के ऊपर तो ये आर जो है सीपी के बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि थीटा क्या हो जाएगा उसमें 90 डिग्री, जीरो नहीं होगा 90 डिग्री होगा। ये अल्फा जो है वो बढ़ता, ये ऊपर जाएगा तो अल्फा बढ़ेगा ना, और बढ़ता बढ़ता क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में आपको मैक्सिमम वैल्यू उसके बराबर मिल जाएगा। समझ गए इस बात को। अदरवाइज आपको सिलेंडर है या फिर कह लीजिए कि आप इसकी बात कर रहे हैं सेमी सर्कुलर डिवाइसेस में, जैसे कि डिस्क है, तो सर्कुलर पाथ मान लीजिए कि डिस्क इस तरह से है, सेमी सर्कुलर डिस्क है, तो ये हो गया सेंटर पॉइंट। अब ये सेंटर पॉइंट सी हुआ, लेकिन ये पॉइंट ओ हुआ, सेंटर ऑफ मास ओ है और इसके बीच का जो गैप है वो कितना है 2r/5, तो वहां पे हमको लेना होगा। समझ गए इस बात को। इसको राइट डाउन कीजिए, बढ़िया से उतारिए। एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, एल, और थोड़ा चिंता का विषय है क्योंकि ये वेक्टर है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। बहुत बढ़िया से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ध्यान से समझिए। देखिए, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम। जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना। अभी लिखिए मत, सिर्फ देखिए, यहां पर अभी समझने का समय है, लिखने के लिए पूरा समय पड़ा हुआ है, आराम से लिखिएगा। टेस्ट में आप 2 घंटा लिखते हैं, एक बार भी हमको डिस्टर्ब करते हुए देखें आपको, हम कभी डिस्टर्ब किए हैं? लिखने का समय है, अभी समझने का समय है ना। स्पीड डाउन होगा, स्पीड राइज होगा, सब कुछ होगा, ध्यान से देखिए यहां पर। तो टॉर्क कैसे मिलता है हमको, मोमेंट ऑफ फोर्स से मिलता है, ठीक है। तो टॉर्क की जगह पर हम बात कर रहे हैं किसका, लीनियर एंगुलर मोमेंटम का। तो एंगुलर मोमेंटम मिलेगा मोमेंट ऑफ, तो मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे मिलता है, आर क्रॉस एफ मिलता है ना। तो यहां आर मोमेंट ऑफ, तो टॉर्क मिला मोमेंट ऑफ फोर्स से, एंगुलर मोमेंटम मिला मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम से। तो जैसे यहां आर क्रॉस एफ करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स को डिफाइन करने के लिए, उसी तरह यहां आर क्रॉस पी करेंगे
मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम को डिफाइन करने के लिए, और उसी को क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। समझ पाए? यानी कि लीनियर मोमेंटम तो ठीक है, उसमें हम मोमेंट ले लेंगे, उसका भी मोमेंट लेंगे। मोमेंट मतलब क्या होगा कि एक आर पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर देंगे। क्यों? क्योंकि लीनियर मोमेंटम लीनियर मोशन के लिए है, ठीक है, लेकिन हमको उसको एंगुलर मोशन में चेंज करना है। जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि लीनियर वेलोसिटी को हम चेंज कर रहे हैं ना, किसमें, एंगुलर वेलोसिटी में, उसके करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं। तो लीनियर या टेंजेंशियल वेलोसिटी बराबर क्या है, एंगुलर वेलोसिटी इनटू आर। तो आप आर को मान लीजिए पहले ले लेते हैं, तो आप कह सकते हैं मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी। कह सकते हैं ना? नहीं कह सकते हैं? आर क्रॉस ओमेगा रहता तो लिख सकते थे ना ये चीज। चूंकि आर क्रॉस ओमेगा करने से हमको डिजायरेबल वेलोसिटी नहीं मिल रहा है, इसलिए ओमेगा क्रॉस आर कर रहे हैं। अब देखें, यदि पार्टिकल टॉप से देखने पर वो एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, तो यदि मान लीजिए एक्स पॉइंट पर है, ये पी पॉइंट पर है, और वो टर्न करके एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो आगे जब जाएगा तो उसका बॉडी का वेलोसिटी टेंजेंशियल ही तो उस डायरेक्शन में उसको ले जाएगा, क्योंकि ओमेगा तो ऊपर है, और ओमेगा कोई रोल नहीं होगा उसको सर्कुलर मोशन कराने में। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ओमेगा तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, उस वेक्टर का कोई भी रोल उस प्लेन पे होगा ही नहीं, क्योंकि कोई वेक्टर अपने से 90 डिग्री पे कोई इफेक्ट नहीं देता है। आप लोग देखे होंगे, यदि मान लीजिए कोई पार्टिकल पॉजिटिव एक्स में जा रहा है और उस पर जो फोर्स लग रहा है वो नेगेटिव वाई में लग रहा है, तो उस फोर्स के कारण उस पार्टिकल की वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि वो फोर्स कोई रोल ही नहीं प्ले करेगा अपने से 90 डिग्री पर। तो वही रोल, वही सब चीजें हम लोग किसी भी वेक्टर के साथ देख सकते हैं। मान लीजिए एंगुलर वेलोसिटी 90 डिग्री पर है और पार्टिकल का मोशन जो हो रहा है वो सर्कुलर पाथ पर, वो किसी प्लेन पे हो रहा है, तो उस एंगुलर वेलोसिटी के कारण उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उसमें, ठीक है। उसको चेंज करना है तो उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी में चेंजेस लाना पड़ेगा। वही टेंजेंशियल वेलोसिटी जीरो, तो वो सर्कुलर पाथ पे मोशन करना जीरो कर देगा। समझ गए उस बात को? तो उसी तरह यहां पर क्या कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम डिफाइंड कैसे हो रहा है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम से। अब इसका एग्जांपल थोड़ा सा हम लोग समझते हैं एक अच्छे तरीके से। मान लीजिए सपोज करें कि एक सर्कुलर डिस्क है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए सर्कुलर डिस्क है, ये उसका सेंटर पॉइंट हो गया O, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट O हो गया, इसी को हम जेड एक्सिस मान रहे हैं, मतलब इस एक्सिस के अबाउट ये सर्कुलर डिस्क रोटेट कर सकता है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये एक पोजीशन है, ये पोजीशन को हम मान लेते हैं P। सर्कुलर डिस्क का रेडियस तो R है, ठीक है, लेकिन हम स्मॉल r ले रहे हैं कोई, क्योंकि स्मॉल r से छोटा है, ठीक है। अब क्या है कि इसका उस पॉइंट पर, यहां जो पॉइंट है वो पॉइंट P, उसका मास कुछ होगा, और ये उसका मान लीजिए कि डायरेक्शन है वेलोसिटी का, ठीक। और मोमेंटम डिफाइंड कैसे होता है, लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी से। तो जो डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का, टेंजेंशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, वही डायरेक्शन होगा मोमेंटम का। कौन सा? मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम। यदि आप सिर्फ मोमेंटम कह रहे हैं, इसका मतलब लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। तो यदि जो डायरेक्शन होगा पार्टिकल का उस पॉइंट पर वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, वही डायरेक्शन होगा मोमेंटम का, ठीक है। और हमको यदि एंगुलर मोमेंटम को डेवलप करना है, तो इस पोजीशन वेक्टर को हमको आगे बढ़ा करके आर कैप करना पड़ेगा, है ना। और ये हो गया मोमेंटम का डायरेक्शन, यही है पी का डायरेक्शन, जो वी का डायरेक्शन है, क्योंकि एम तो स्केलर क्वांटिटी है, ये नेगेटिव हो नहीं सकता, या तो जीरो हो सकता है या तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा नहीं। तो इसके वैल्यू से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन में इसके वैल्यू से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। तो जो भी डिपेंड करेगा वो वी के डायरेक्शन पे पी का डायरेक्शन डिपेंड करेगा, और उसका डायरेक्शन इधर है। तो अब यही पी का डायरेक्शन हुआ, एंगल यहां थीटा हुआ। तो अब हम बात कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम का। तो एंगुलर मोमेंटम डिफाइन कैसे, आर क्रॉस पी से। तो आर क्रॉस पी यानी कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ना। और आगे जाकर के हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या रिलेशन है लीनियर एंगुलर मोमेंटम में और टॉर्क में। समझ गए? उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए टॉर्क भी इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, एंगुलर मोमेंटम भी प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है,
उसके बीच में कुछ रिलेशन निकलेगा। तो अभी यहां पर हम ये समझते हैं कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, इसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक। और ये हो गया पॉइंट एट विच लीनियर मोमेंटम इज टेकन, ठीक है। लिया गया, पोजीशन वेक्टर डिफाइंड हो गया उसका। तो यहां पर हम L बराबर लिखना चाहेंगे आर पी साइन थीटा। अब जैसे हमने मान लिया कि ये एक्स एक्सिस है और इसको मान लिया हमने वाई एक्सिस है, तो ये हो गया जेड एक्सिस। इसका यदि हम डायग्राम ये ड्रॉ करें तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड एक्सिस, ठीक है। तो जेड एक्सिस, अब जो ये डिस्क है वो रोटेट किस प्लेन में कर रहा है, मतलब उसका जो सर्कुलर पाथ हो रहा है, डिस्क का जो सर्कुलर पाथ टर्न हो रहा है वो किस प्लेन में हो रहा है, एक्स वाई में, वाई जेड में या जेड एक्स में? एक्स वाई में हो रहा है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन के किस किस एक्सिस के लॉन्ग है? जेड एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। तो अभी यहां पर ये हम जो सिचुएशन देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम एल का डायरेक्शन हम क्या ले सकते हैं, कि क्या ले सकते हैं? अब देखिए ये डिस्क जो है रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो अंदर की डायरेक्शन को हम मान लीजिए जेड एक्सिस ले रहे हैं, तो अब हमको लेना है क्या, आर क्रॉस पी, तो वो भी क्या होगा, जेड एक्सिस के पैरेलल होगा, इसलिए के कैप ले सकते हैं यहां पर, ठीक है। और ये डिपेंड करेगा कि एल का मैग्नीट्यूड बराबर आर पी साइन थीटा, और यदि इसको हम और एलोबरेट करके लिखें तो आर एम वी साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। आर एम वी साइन थीटा, और एम वी मतलब वी क्या है, उस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर उस पार्टिकल का टेंजेंशियल स्पीड, नॉट टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी यहीं तक था। यदि यहां पे हम ऐसे लिखते तो हम क्या लिखते, एल बराबर लिखते आर क्रॉस एम इंटू वी लिखते। तो यानी कि बेसिकली हम मोमेंटम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ, जो कि उस पी पॉइंट पर डिफाइंड हो रहा है। समझ गया इस बात को? तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो इसलिए ये टर्म यूज हुआ। हम लोग और जगह भी देखे हैं, इससे पहले वाले में भी हम लोग सेम जो टॉर्क के लिए पढ़े थे, याद कीजिए। मान लीजिए ये पॉइंट है और इस पॉइंट पर मान लेते हैं इस डायरेक्शन में P है, तो P को हम एक्सटेंड करेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे एक्सटेंड करेंगे और यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है ये परपेंडिकुलर, ये हो गया एंगल 90 डिग्री, ठीक है। और इसको बैक किए हैं, तो यहां से ये पोजीशन वेक्टर है, ये 90 डिग्री, और यहां से पोजीशन वेक्टर ये थीटा एंगल बना रहा था, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। हमको बात करना है पॉइंट O, और ये पॉइंट P है और इस पॉइंट को हम Q मानते हैं, तो OQ वेक्टर क्या होगा, OQ, ये तो हमको पता है R वेक्टर है, ठीक है। तो R वेक्टर है, हमको निकालना है क्या, OQ वेक्टर। तो OQ वेक्टर का मॉड लिख सकते हैं क्या, R साइन थीटा लिख सकते हैं, और यही क्या होगा, R परपेंडिकुलर। तो यदि हमको यहां पर लीनियर मोमेंटम डिफाइन करना है तो क्या लिखेंगे, आर इंटू आर क्रॉस क्या करेंगे, पी करेंगे, तो यहां लिखेंगे आर पी साइन थीटा, तो यहां लिखेंगे पी आर साइन थीटा, और इसी पूरे टर्म को हम क्या बोलेंगे, पी आर परपेंडिकुलर बोल सकते हैं ना। एल का वैल्यू बराबर, तो ये बात होगा किसका, एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम डिफाइंड हमेशा कैसे होगा, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम से। यदि आपको लीनियर मोमेंटम पता है, उसका मोमेंट आप निकाल सकते हैं, तो आप एंगुलर मोमेंटम पता कर सकते हैं। इतना पहले राइट डाउन कीजिए, फिर इसमें कुछ ऐड करेंगे हम।
हाँ, देखिए एल एल इज इक्वल टू हम लोग क्या निकाले, आर क्रॉस पी निकाले, ठीक है, आर क्रॉस पी। तो अब यदि हम यहां पर ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आपको क्या लगता है यदि पार्टिकल रोटेट कर रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन में है और पूरा कंप्लीट डिस्क जो है वो रोटेट कर रहा है, मान लीजिए सपोज करें, तो आर में चेंजेस आएगा टाइम के साथ? नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? अरे सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम रह जाएगा, डायरेक्शन तो बदलेगा। तो हम आर की बात कर रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड की थोड़ी ना उसकी बात कर रहे हैं सिर्फ। और पी में चेंजेस आएगा, आएगा, एल में चेंजेस आएगा तब। तो हमको डीएल अपॉन डी टी मिलेगा कुछ, मेरा ये कहने का मतलब वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो यहां लिखेंगे डीएल, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, डीएल अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी किसका, आर क्रॉस पी का, ठीक है। तो हम पहले इसको रखेंगे, इसको करेंगे, और फिर इसको करेंगे, इसको रखेंगे। तो यहां डीएल अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी क्रॉस पी प्लस यहां पर करेंगे क्या, आर क्रॉस डीपी अपॉन डी टी करेंगे ऐसा। अच्छा, डी आर अपॉन डी टी आपको क्या लग रहा है क्या होगा, वेलोसिटी होगा, वेरी गुड। तो यहां पर डीएल अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे वी क्रॉस पी लिखेंगे, और प्लस यहां आर क्रॉस डीपी अपॉन डी टी किसको कहेंगे, फोर्स को कहेंगे, वेरी गुड। तो डीपी अपॉन डी टी फोर्स कहलाएगा। यदि यहां पर पी जो है वो लीनियर मोमेंटम है, इसीलिए फोर्स कहलाएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, एफ। और आप याद कीजिए, जस्ट अभी कुछ दिन पहले की घटना है, आर क्रॉस एफ को क्या कहेंगे, टॉर्क कहेंगे ना, ठीक है। अब ध्यान से यहां समझिए, यहां v और p का क्या रिलेशन है, जिस डायरेक्शन में v उसी डायरेक्शन में p होगा। तो दो वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम हो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, दो वेक्टर, अभी जस्ट इससे पहले वाले में भी किए हैं, दो वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, जीरो। क्या करेंगे, v इंटू पी इंटू साइन थीटा करेंगे, ठीक है। और जो p का डायरेक्शन है वो v का डायरेक्शन हो, अभी थोड़ा पहले डिस्कस किए। तो यहां पर हम, आपको याद रहे इसके लिए एक स्टेप आगे बढ़ के कर देते हैं, dl अपॉन dt इज इक्वल टू v क्रॉस m इंटू v, ठीक है। और प्लस ये क्या होगा, टाउ। तो जो डायरेक्शन v का वो इसका, इसलिए इसका रिजल्ट क्या होगा, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि dl यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू नेट टॉर्क इज इक्वल टू नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी। या नेट टॉर्क अभी लिखिए, क्यों हम नेट टॉर्क बात कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ इंटरनल टॉर्क भी हो, एक्सटर्नल टॉर्क भी हो।
तो नेट टॉर्क लिख रहे हैं, तो आप याद कीजिए कि DL या टॉर्क बराबर इज इक्वल टू DL अपॉन DT। ऐसा कुछ हम लोग पढ़े हैं, इस ऐसा एनालॉजी कहीं और देखे हैं हम लोग? याद है? ये इसका रोटेशनल एनालॉजी है, रोटेशनल एनालॉजी है। आप P की जगह पर L पुट कर दीजिए और F की जगह पर, ठीक है? तो आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि जो रोल S का है वहां थीटा का है, जो रोल यहां पर U का है यहां ओमेगा नॉट का है, जो रोल V का है यहां ओमेगा का है, जो रोल A का है यहां अल्फा का है, जो रोल M का है यहां I का है, जो रोल F का है वो यहां पर टाउ का है, जो रोल P का है यहां L का है। समझ पाए इस बात को? सब जुड़ता जा रहा है, समझ गए? इसका मतलब ये हुआ कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी हम समझ सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहेगा? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि यदि किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर सेम रहेगा। उसी तरह यदि इसको देखकर हम समझें तो कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे डिफाइंड होगा कि यदि कोई बॉडी, रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा है और उस पर लगने वाला नेट टॉर्क 0 है तो उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है? तो यही है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम डिफाइंड हुआ है उसी तरह कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम डिफाइंड होगा। अब एक बात यहां पर यह समझना है, इंपॉर्टेंट बात, ये तो क्लियर हो गया। अब इंपॉर्टेंट बात एक ये समझना है कि यहां पर जो भी निकाले हैं हम एक पार्टिकल का निकाले हैं, यानी कि लीनियर मोमेंटम जो हम एंगुलर मोमेंटम जो निकाल रहे हैं वो एक इंडिविजुअल पार्टिकल का है, और जो वहां पर P निकला है, P में जो V है वो आपका लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी एक पार्टिकल का है, लेकिन ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर वो रिजिड बॉडी बना है। तो हम सारे के लिए निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे ना। तो मान लीजिए, सपोज करें, एक सेकंड के लिए थोड़ा मान लीजिए, फिर हम इसको आगे एलोबरेट करेंगे बढ़िया से आपको समझने के लिए। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, तो ये L1 प्लस L2 प्लस डॉट डॉट प्लस Ln से डिफाइंड हो सकता है। ये कहने का मतलब क्या हुआ? ये कहने का मतलब ये हो गया कि जो एंगुलर मोमेंटम हम ले रहे हैं पूरे रिजिड बॉडी का वो बेसिकली वेक्टर समेशन है, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसीलिए इट इज बेसिकली वेक्टर समेशन ऑफ इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम। और कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं? टोटल n है। तो सारे पार्टिकल का अपना अपना एंगुलर मोमेंटम होगा, और उस चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो हम डायरेक्ट तो उसको स्केलर से ऐड नहीं कर सकते, 5 प्लस 10 प्लस 12 ऐसा तो नहीं कर सकते। हम उसको वेक्टर की तरह ऐड करेंगे, तो फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम प्लस सेकंड पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम डॉट 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 प्लस लास्ट में जो nth पार्टिकल होगा उसका एंगुलर मोमेंटम सारा ऐड हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? L बराबर लिख सकते हैं समेशन ऑफ Li, और n बराबर I से n बराबर, सॉरी, यहां I इज इक्वल टू 1 से I इज इक्वल टू n तक, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है? और यदि हमको पता करना हो कि L1 कितना है, या वो I ले रहे हैं, तो Li बराबर क्या लिख सकते हैं? Ri क्रॉस, बोलिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 0 से n तक के लिए हम देख रहे हैं, लेकिन उसमें हम जो आयत पार्टिकल लिए हैं, आयत पार्टिकल जो 0 से n के बीच में डिफाइंड है, तो वो आयत पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलेगा? तो उस आयत पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकलेगा, उसका पोजीशन वेक्टर जो आयत पार्टिकल के लिए लिया हुआ है दैट इज Ri, और उस पार्टिकल का टेंजेंशियल वेलोसिटी, जो आयत पार्टिकल का टेंजेंशियल वेलोसिटी है, उसको उसके मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां लिखेंगे Pi इज इक्वल टू Mi इंटू Vi, ऐसा लिख सकते हैं, समझ गए? और सब को ऐड करेंगे तो टोटल एंगुलर मोमेंटम मिलेगा, और उसी करस्पॉन्डिंग हमको टोटल टॉर्क मिलेगा। यहां तक इसको लिख लीजिए, पहले पूरा वहां से वहां तक लिख लीजिए।
आज समय है, आज ही कर देंगे हम लोग। समझ गए? देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, आयत पार्टिकल के लिए टोटल लीनियर मोमेंटम ले रहे हैं। अब यहां पर जैसे एल आई इज इक्वल टू आर आई क्रॉस पी आई आया, ठीक है। और उसके बाद हम यहां से क्या निकाले थे, डी एल आई अपॉन डी टी। ये क्या निकल के आया था, ये क्या निकल के आएगा, तो यहां से ये टाउ आई निकल के आएगा क्या, टाउ आयत पार्टिकल, ठीक है। हमको निकालना है टाउ आयत पार्टिकल, तो यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू आर आई क्रॉस डी पी आई अपॉन डी टी, ठीक है। तो यही ये वाला जो रिजल्ट है, यही रिजल्ट टॉर्क देगा, ठीक है। अब यहां पर हम एक चीज और कर सकते हैं कि टॉर्क जो नेट निकल के आएगा, नेट टॉर्क बराबर क्या होगा, समेशन ऑफ टाउ आई, कहां से, आई बराबर 1 से आई बराबर n के लिए होगा जो कि किसके बराबर होगा, समेशन ऑफ आर आई क्रॉस एफ आई होगा, कहां, आई बराबर 1 से आई बराबर n के लिए होगा, ऐसा लिख सकते हैं, ये ठीक है। अब इसमें एक चीज ये समझिए कि फोर्स जो है आयत पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स दो तरह का हो सकता है। कौन कौन हो सकता है, एफ आयत जो होगा वो दो तरह का हो सकता है। एफ आयत एक्सटर्नल हो सकता है, प्लस एफ आयत इंटरनल हो सकता है। इंटरनल और एक्सटर्नल कैसे समझेंगे, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए सपोज करें कि एक रोटेटिंग डिस्क है, हम इसी का एग्जांपल ले रहे हैं, ये सेंटर पॉइंट है O, और मान लीजिए कि आयत पार्टिकल ये है, आयत पार्टिकल है ये, तो इसका यहां से ये तो आर आई हो जाएगा, और मान लीजिए सपोज करें कि ये डायरेक्शन है उसका पी आई का, ठीक है। तो अब यहां पर दो तरह के फोर्सेस इसलिए कह रहे हैं कि एक मान लीजिए कि इसके अलग अलग पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, जिसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, ये टोटल n होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इसके नाइबर पार्टिकल जो है वो इसको अपनी ओर खींच रहा है, और ये पार्टिकल इसको अपनी ओर खींच रहा है। ये कौन से फोर्सेस हैं, ये एफ इंटरनल है, ठीक है। एफ इंटरनल वो फोर्सेस हैं जो पार्टिकल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो जब एक पार्टिकल मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, जैसे ये पी पॉइंट पे है, जो ये इसको हम पी मान लेते हैं, तो पी पॉइंट पर है जो पार्टिकल, उस पर वो किधर जाना चाह रहा है, उसकी मोशन कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, हो सकता है, तो जिस कारण से ये पी पॉइंट इधर आना चाहेगा, ठीक। तो इसके नाइबर में जो पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, वो अपनी तरफ खींचेगा उसको, क्योंकि उसके साथ कंबाइंड पैक्ड है, ठीक है। तो अब याद कीजिए एक्शन रिएक्शन पेयर, जैसे हम ये मान के चल रहे हैं कि इसके नाइबर पार्टिकल है यहां, और ये पार्टिकल है, इसको हम m मान लेते हैं, n सॉरी, इसको मान लेते हैं q पार्टिकल मान लेते हैं, तो ये q हुआ, और ये इसके बगल में r पार्टिकल है मान लीजिए, तो ये r हुआ, तो ये पार्टिकल इधर इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये एक दूसरे पर जो फोर्सेस लगा रहे हैं वो इंटरनल फोर्सेस हैं। और यदि हम न्यूटन सेकंड लॉ को फॉलो करें, न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करें, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन रिएक्शन पेयर की बात करता है। तो यहां पर दो पार्टिकल्स हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर लग रहा है, सेम नेचर के फोर्सेस लग रहे हैं, अपोजिट पार्टिकल पे लग रहे हैं, मतलब डिफरेंट पार्टिकल्स पे लग रहे हैं, सेम मैग्नीट्यूड का है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक्शन रिएक्शन पेयर होगा। और इनका जो कंबाइंड इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, जीरो होगा, सारे फोर्सेस का कंबाइंड इफेक्ट, तो इसके कारण टॉर्क भी क्या होगा,
जीरो होगा, क्योंकि फोर्स जीरो हो जाएगा। तो यदि हम सपोज, उसमें बुक में भी ये कहा गया है कि यदि बॉडी पर लगने वाला फोर्स को हम देखेंगे, क्योंकि टॉर्क देखना है तो फोर्स देखना पड़ेगा, और वो यदि अंदर के इंटरनल फोर्सेस को काउंट करे तो वो एक्शन रिएक्शन पेयर होकर के बैलेंस हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब है टॉर्क जो लगेगा वो इंटरनल फोर्स के कारण नहीं लगेगा। हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि जितने भी पार्टिकल्स हैं सब एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, और एक्शन रिएक्शन पेयर के अनुसार वो सारे फोर्सेस बैलेंस हो जा रहे हैं उस बॉडी पर, और वो बैलेंस होने के कारण सारे फोर्सेस का समेशन जीरो हो गया, और इस कारण से उस फोर्सेस के कारण जो टॉर्क डेवलप किया पार्टिकल पर वो जीरो हो गया। तो यहां पर ये वाला जो है ये टर्म जीरो होगा, बिकॉज वी एज्यूम particles are action reaction pair, so F internal बराबर जीरो। सारे फोर्सेस का समेशन क्या हो गया? हाँ, इसको ऐसे लिख देते हैं, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इंटरनल क्या हो गया? जीरो हो गया। तो ये जीरो हो गया, तो अब जो भी उसके पास ith पार्टिकल है तो वो एफ आई जो होगा वो किसके कारण होगा? एफ ith एक्सटर्नल के कारण होगा। ठीक है, ये एक्सटर्नल फोर्स के कारण हुआ। और यदि हम यहां पर बात कर रहे हैं समेशन का, तो हम सारे फोर्सेस का समेशन निकालेंगे एफ, तो इंटरनल ये एक्सटर्नल कर देंगे, तो यही क्या बन जाएगा? एफ नेट बनेगा। ठीक है, और एफ नेट बनेगा, और यही वैल्यू हम जब समेशन में ऐड करेंगे तो यहां लिखेंगे। तो इस सब को जोड़ने के बाद, ये सारा चीज जोड़ने के बाद यहां पर आई जो है ये ऐड होकर के क्या बन जाएगा? नेट टॉर्क बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि एफ जो नेट आएगा, सॉरी टाउ नेट जो आएगा, दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ, सॉरी आर आई क्रॉस एफ आई, सिर्फ किसके कारण? तो I इज इक्वल टू 1 से I इज इक्वल टू n तक। तो ये जितने भी टॉर्क, ये जितने भी हुए सारे टॉर्क किसके कारण हो जाएंगे? नेट। और इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? टाउ एक्सटर्नल। समझ पाए इस बात को? तो ये नेट की जगह पर एक्सटर्नल होगा, और फाइनली हम क्या लिखेंगे? dl अपॉन dt। तो वहां जो हम टाउ लिखे थे वो टाउ एक्सटर्नल होगा। ये समझ में आया? इससे पहले जो डायग्राम बनाए थे उसमें, जो फॉर्मूला निकाले थे उसमें और इसमें अंतर ये है कि यहां पर जो भी टॉर्क होगा वो बॉडी पे लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स के कारण डेवलप करेगा। बॉडी का इंटरनल फोर्स के कारण कोई टॉर्क नहीं होगा। यदि आपको इन क्वेश्चन में इंटरनल डिस्कस कर रहा है इंटरनल फोर्सेस के कारण, तो आप उसको काउंट नहीं करेंगे। जो भी होगा बाय डिफॉल्ट आप ये मान के चलेंगे कि बॉडी पर एक्सटर्नल कोई फोर्स लगा जिसके कारण से टॉर्क डेवलप किया, और वो क्या करेगा? उसके एंगुलर मोमेंटम में चेंज लाएगा। सेम यही चीज हम लोग लीनियर मोशन में भी देखते हैं कि उसमें बॉडी पर जो रेट ऑफ चेंज, जो न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है, क्या बोलता है? कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। वहां भी एक्सटर्नल फोर्स की ही बात हो रही है, वहां इंटरनल फोर्सेस हम नहीं ले रहे हैं। तो सेम वही चीज यहां पर भी आया। समझ पाए इस बात को? तो एक्सटर्नल कोई फोर्स लगेगा, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर इधर मोमेंटम है, और इसी डायरेक्शन में यहां कोई फोर्स लग रहा है एफ, तो ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है जो कि इस पार्टिकल के मोमेंटम को बढ़ाएगा। तो ये एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो टॉर्क डेवलप करेगा, टॉ बराबर क्या हो जाएगा? आर, ये जो आर है, और क्रॉस एफ होगा, और यही एक्सटर्नल होगा, तो इसलिए ये भी एक्सटर्नल होगा। और यही जब एक्सटर्नल टॉर्क लग गया तो उसके एंगुलर मोमेंटम में चेंज ला देगा। एंगुलर मोमेंटम में चेंज आने का सबसे मेन रीजन है कि उसके लीनियर मोमेंटम में चेंज आएगा। बॉडी पर फोर्स लगने से उसका वेलोसिटी चेंज करेगा, वेलोसिटी चेंज होने से लीनियर मोमेंटम चेंज करेगा, और जब लीनियर मोमेंटम चेंज करेगा एक पर्टिकुलर रेडियस के लिए, तो एंगुलर मोमेंटम चेंज करेगा। बात समझ पाए? तो एंगुलर मोमेंटम में चेंजेस एक्सटर्नल टॉर्क के कारण आएगा। समझ गए? चलिए इसको राइट डाउन कीजिए, कंप्लीट कीजिए, फिर हम लोग एंड करते हैं।
मेरी बात से सहमत हैं? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सॉरी, दो तीन टॉपिक बच गया है, समाप्त हो जाएगा। आप लोग 56 नंबर क्वेश्चन तक बना सकते हैं, हर एक क्वेश्चन बनेगा।